चले नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया विषय जो कि अभी प्रासंगिक है, चल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। डेमोग्राफी पे बड़ी विस्तृत चर्चा करी है हम लोगों ने, और उसी चर्चा का ये आखिरी अंश है जो आज आपके सामने दिया जाने वाला है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की क्या स्थिति है। आपने अभी सुना होगा कि असम ने ये घोषणा करी कि वो अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगा। अभी कल का न्यूज है कि जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, वो मुस्लिम धर्म संगठनों से और मुस्लिम समुदायों के नेताओं से मिले हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए मुसलमानों में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सके। उसके पैरेलल यूपी लॉ कमीशन को कहा गया है कि वो ड्राफ्ट करे चीज़ों को, और ड्राफ्ट करके और बताए कि किस प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में बनाया जाना चाहिए। उसके पैरेलल बिहार में भी बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा की कि पंचायत चुनावों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए ड्राफ्टिंग का प्रयास चल रहा है। और उन्होंने ये घोषणा करी कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित चेतना विकास के लिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको चुनावों से वंचित करना, चुनाव के अधिकारों से वंचित करना एक बहुत बड़ा चेतना का प्रयास होगा, चेतना जगाने का प्रयास होगा। इसीलिए जो अगला पंचायती इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में संभवतः बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाए। तो तमाम राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात हो रही है। इसमें बेसिक चीज जो हमें समझनी है वो ये कि जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन दोनों के बीच एक बड़ा भेद है। जनसंख्या नियंत्रण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस स्वाभाविक प्रक्रिया में सरकार अपने नीतियों के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने योजनाओं के जरिए जनता को प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती है कि वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करे, अपने प्रजनन दर को नियंत्रित करे। ये नीतिगत प्रयास होते हैं, कार्यकारी स्तर पर किए जाने वाले प्रयास होते हैं, लेजिस्लेशन नहीं होता। जब हम सरकारी नीतियों को, सरकारी योजनाओं को, सरकार के कार्यक्रम को किसी कानून के तहत बांध देते हैं और कानून के तहत बांधकर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल पनिशमेंट या लीगल एनकरेजमेंट की व्यवस्था कानून के जरिए कर देते हैं, तो वहां पर बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की हो जाती है। कानून बाध्यकारी होता है, नीतियां प्रोत्साहनकारी और स्वैच्छिक हुआ करती हैं। तो जब आप जनसंख्या नियंत्रण की नीति से जनसंख्या नियंत्रण के कानून की तरफ आते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया स्वैच्छिक थी उस प्रक्रिया को बाध्यकारी बनाए जाने की कोशिश हो रही है। अब इस कोशिश में हमें ये बिंदु है हमारे पास जिन पर हमें बात करनी है। पहली चीज की कानून क्या है, दूसरी चीज की कानून बनाने का अधिकार क्या है। तो पहली चीज की कानून क्या, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये दोनों को जब हम बात करते हैं तो उनके बीच का बेसिक डिफरेंस कहाँ होता है। बेसिक डिफरेंस की सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं, सरकार के कार्यक्रमों द्वारा परिवार नियोजन की, जो परिवार कल्याण की जो नीतियां हैं उन्हें एनकरेज करते हुए जनता तक पहुंचाया जाए और उसके जरिए बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया जाए, तो ये जनसंख्या नियंत्रण है। और जब इन नीतियों कार्यक्रमों को जनता के लिए बाध्यकारी बना दिया जाए, लीगल कंपल्सन आरोपित कर दिए जाएं, उनके साथ कुछ पनिशमेंट या एनकरेजमेंट जोड़ दिए जाएं, ऐसा जब कर दिया जाता है तो यह जनसंख्या नियंत्रण कानून होता है। प्रश्न ये कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसके पास है, कौन बना सकता है। इस चीज को हम देखें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 246, और 246 में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है, और उस बंटवारे में जो लेजिस्लेशन के पावर्स बांटी गई हैं उसमें
एक है यूनियन लिस्ट, संघ सूची जिसे कहते हैं, दूसरी है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची जो कहलाती है, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट या जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 69, सॉरी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 69 में जनगणना का उल्लेख है, यानी जनगणना कराने का काम ये केंद्र सरकार के अधीन जाएगा। इससे संबंधित नीतियां बनाना, कार्यक्रम बनाना, उनसे संबंधित कानून बनाना, ये काम केंद्र सरकार करेगी। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 6 में कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, हाँ, ये सारी चीजें होंगी वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आएंगी। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये जो होंगी, ये हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज जो होंगी, ये सब आएंगी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। और कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट जो कहता है उसमें एंट्री नंबर 20A ये बाद में जोड़ा गया है ना। एंट्री नंबर 20A ये कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये जो है ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पर या परिवार नियोजन पर कानून बनाने का अधिकार वास्तव में केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है, दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको गहराई से देखें और समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ये पावर किसको असाइन की गई है, तो समझिए फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम्स लागू होने हैं वो हॉस्पिटल्स के जरिए, डिस्पेंसरीज के जरिए लागू होने हैं। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं ये, तो जो भी पीएचसी का विकास होना है, एडिशनल पीएचसी गांव में लगाने हैं आपको, है ना, या फिर सदर हॉस्पिटल्स बनाना है, ये सारा काम किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। परिवार कल्याण से संबंधित योजनाओं को लागू करने की मशीनरी भी राज्य सरकार की ही लगती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एंट्री नंबर 6 को और एंट्री नंबर 20A को जोड़ कर देखें अगर, है ना, क्योंकि सेंसस थोड़ा अलग मामला हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। एंट्री नंबर 20A कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल राज्य भी करेगा, केंद्र भी करेगा। और एंट्री नंबर 6 स्टेट लिस्ट की कहती है कि पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इनकी व्यवस्था राज्य को करनी है। तो जहां पर पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन होगा, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज होंगी, वही ना फैमिली प्लानिंग भी होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। अर्थात स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि नो डाउट हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है वो केंद्र सरकार को भी पावर देता है कि वो कानून बना सकता है, राज्य सरकार को भी पावर देता है कि इस पर कानून बन सकता है। लेकिन कानून बनने के साथ कानून लागू करने की जो मशीनरी होनी चाहिए, जो कानून लागू करने का ढांचा, कानून लागू करने का तंत्र होना चाहिए, वह ढांचा, वह जो तंत्र है, वह तंत्र वास्तव में राज्य सरकारों का होता है, राज्य सरकारों के पास ही होता है।
और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता है, कानून को लागू करने की मशीनरी, उसका स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए और वो वास्तव में राज्य सरकारों के पास होता है। तो अगर इन दोनों को हम साथ मिलाकर पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ये जिम्मेवारी किसको दी गई है, तो वास्तव में ये जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करें, फैमिली प्लानिंग के प्रयास को आगे बढ़ाएं। इस चीज को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने ये कहा कि 1971 की जनगणना ही आधार रहेगी लोकसभा राज्यसभा में सीटों के निर्धारण के लिए, विधानसभा में सीटों के निर्धारण के लिए। उसके पीछे भी भावना यही थी कि राज्यों को दंडित या पुरस्कृत किया जाए। 14th पे फिनांस कमीशन, फिर 15th फिनांस कमीशन, उसके पहले के भी जो फिनांस कमीशन आए, वो राज्यों को जो एलोकेशन किया करते थे, उस एलोकेशन में 1971 की जनगणना को भी आधार बनाया जाता था। वो इसीलिए कि राज्यों को पुरस्कृत या दंडित किया जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो संविधान की मूल भावना को अगर हम समझें तो संविधान की मूल भावना ये कहती है कि वास्तव में पॉपुलेशन कंट्रोल पे, फैमिली प्लानिंग पे कानून बनाने का अधिकार वास्तव में राज्यों को ही असाइन है। केंद्र को भी असिस्टेंट के तौर पर रखा गया है या एक गार्जियन के तौर पर रखा गया है, एक फैसिलिटेटर के तौर पर रखा गया है कि वह भी चाहे तो बना सकता है। यानी कि अगर राज्य की सरकारें कानून बनाती हैं, कहने का अर्थ ये कि कानून यदि वो बनाती हैं तो बनाना उनका अधिकार है, वो बना सकती हैं और मैक्सिमम अधिकार उन्हीं के पास है, क्योंकि कानून बना के लागू करने का जो ढांचा होना चाहिए वो ढांचा वस्तुतः राज्य सरकारों के ही पास होता है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें यदि कानून बना रही हैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। अब प्रश्न ये कि बना रही हैं या पहले से बनाया भी हुआ है, यानी अगला सेक्शन, अगला सेगमेंट जो होगा हमारा वो ये कि ये कहाँ लागू हुआ है, कहाँ लागू हुआ है। तो अभी जैसे आपने सुना असम के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में, उत्तराखंड में भी ऐसी सुगबुगाहट देखी जा रही है। ये राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले बना नहीं है। ध्यान दें, इससे पहले ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात, इतने राज्य हैं जहां पर कि ऑलरेडी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है ना। अब जो लागू है वहां क्या है, स्थिति क्या है, कि थोड़ा सा कंटेंट मैटर भी देख लिया जाए कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए हुए हैं और लागू किए हुए हैं उसका मेन प्रोविजन क्या है। अभी आपसे कहा गया कि हम सरकारी नीतियों को कानून के जरिए क्या करते हैं, लीगली ऑब्लाइज कर देते हैं जनता को कि आपको ये करना है या नहीं करना है। हम उन पे बाध्यता डालते हैं। तो वो बाध्यता क्या डाली गई है। आंध्र प्रदेश में ये कहा गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में दोनों में साथ ही साथ बटा, मतलब एक ही बना था आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना बटा, फिर उसके बाद दोनों में लागू है अभी भी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र का कानून जो है वो थोड़ा ज्यादा तगड़ा है, ज्यादा कड़ा है। महाराष्ट्र ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से तो हम आपको रोकेंगे ही, सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, पीडीएस सिस्टम में आपका जो एक्सेस है वह भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको ना ही पंचायत चुनाव लड़ना है, ना ही नौकरी करनी है, ना ही पीडीएस सिस्टम के तहत जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो खत्म, वो आपको मिलेंगी अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो। राजस्थान ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी और पंचायत चुनाव दोनों के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे।
सरकारी नौकरी से भी बेदखल होंगे और पंचायत चुनाव से भी बेदखल होंगे। गुजरात ने ये कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ओडिशा ने यह कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो शहरी निकाय के चुनाव, जो शहरी लोकल बॉडीज हैं, उसके चुनाव हम नहीं लड़ने देंगे। अभी असम ने कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी की अनुमति नहीं देंगे। बिहार सरकार ने कहा है कि इसका भी जो प्रपोज्ड कानून आएगा वो यही कहेगा कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो जहां ये कानून लागू है, अगर उनके लागू होने के प्रावधानों को गौर किया जाए, उनकी प्रकृति को समझने की कोशिश की जाए, तो 2 चीजें हैं। ये जितने राज्य हैं, ये सभी राज्य दरअसल जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है। 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। 2 से ज्यादा बच्चे होने से रोकना, यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो सभी राज्यों की जो दिशा है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ है। 2 चाइल्ड पॉलिसी को गेन करने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राज्य जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कानून द्वारा जो पनिशमेंट वो देने जा रहे हैं, उस पनिशमेंट में 2 चीजें हैं। एक चीज कि ये कह रहे हैं कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स में रोक देंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स हैं, है ना, और उनके जरिए जो सहायताएं आपको मिल रही हैं उनको हम रोक देंगे। और तीसरा ये कह रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं, उन लोकल बॉडीज इलेक्शंस में हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी पनिशमेंट के तौर पे जो पनिशमेंट तय की गई, उस पनिशमेंट में सरकारी नौकरी, सरकारी सहायता और लोकल बॉडीज इलेक्शन, ये टेंडेंसी अभी दिख रही है। एक राज्य ने बनाया, फिर दूसरे ने उसकी देखा देखी, फिर तीसरे ने उसकी देखा देखी बनाया। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो है वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। पहले हमें वस्तुस्थिति को देख लेना है, समझ लेना है कि ये सभी राज्य मिल करके जो कर रहे हैं उसमें क्या है। मेन चीज कि सभी राज्य 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और सभी राज्य जो 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं उसमें एनकरेजमेंट नहीं है। कानून में एनकरेजमेंट की जगह आप पनिशमेंट की व्यवस्था कर रहे हो, और वो पनिशमेंट की जो व्यवस्था है वह डिप्राइवेशन की व्यवस्था है। मेनली क्या है कि आपको डिप्राइव्ड किया जा रहा है कुछ चीजों से। ये क्या है? ये डिप्राइवेशन है। आपको सरकार द्वारा मिल रही जो भी सुविधाएं हैं या जो भी अधिकार हैं, ध्यान दें कि ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है और ये आपकी सुविधा है। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा है। तो जो भी राइट्स हैं आपके, या जो भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कोई सजा दी जाती है, जेल जुर्माना कुछ किया जाता है। यहाँ पर वो तरीका ना अपना करके डिप्राइवेशन का तरीका अपनाया जा रहा है कि आपको फला चीजों से हम रोक देंगे। कितना उचित है, कितना अनुचित, उस पर बाद में बात करेंगे। तरीका ये हुआ। अब हम आते हैं इसके अगले उस पर कि ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये कानून, भाई इस तरह से जो कानून लागू किए गए, क्यों, क्या जरूरी है ये? इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है ये कानून? भाई अचानक से इस कानून की मांग जो उठनी शुरू हो गई है इतनी ज्यादा, ऐसा क्या है? कौन सा पहाड़ टूट गया? कानून क्यों जरूरी? तो इस पर हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा ली है। डेमोग्राफी वाले सेक्शन में बड़े विस्तार से इस चीज को समझा है हम लोगों ने। अब क्या क्या होता है यदि जनसंख्या बढ़ जाती है? तो हमारा दैनिक अनुभव भी है और इस पर हमारा अध्ययन भी है कि जनसंख्या बढ़ती है तो, अब ध्यान दें,
जनसंख्या बढ़ती है तो इस बढ़ती जनसंख्या का असर हमारे देश पर किस प्रकार से पड़ता है। तो ध्यान दें कि सबसे पहली चीज इस बढ़ती जनसंख्या का असर ये होता है कि संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। संसाधनों के बंटवारा का अर्थ क्या, जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, पर हेड बढ़ता जाएगा, तो आपके जो भी संसाधन है, आपका भूमि संसाधन है, आपका जल संसाधन है, मृदा वन संसाधन है, जो भी है वो क्या होगा, अधिकतम हिस्सेदार पैदा होंगे। और इस तरह से जो प्रकृति ने आपको दिया हुआ है, जो खुदा ने आपको नवाजा हुआ है, उन सारी चीजों से में हिस्सेदारों की संख्या बढ़ जाती है। और हिस्सेदारों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय संसाधन का आकलन हम करेंगे तो वह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय संसाधन हर बढ़ती जनसंख्या के साथ सिकुड़ता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। दूसरी चीज जो कि जनसंख्या के साथ होती है, बढ़ने के साथ होती है, और माल्थस इसी चीज पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या आती है, माल्थस का कहना था कि जनसंख्या बढ़ती है तो वो जियोमेट्रिकली बढ़ती है, और जो खाद्य उत्पादन बढ़ता है वह अर्थमेटिकली बढ़ता है। और इस प्रकार से खाद्य उत्पादन की जो गति होती है वह जनसंख्या की वृद्धि की गति के समान चल नहीं पाती। और ऐसी स्थिति में फूड सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे पास जितने पैदा हो रहे लोग हैं वो खाएंगे, खाने के लिए। अब समझिए कि आज की तारीख में आपको भारत में खाद्य सुरक्षा मिशन चलाना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाना पड़ रहा है। अभी आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना चल रही है, उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनी हुई है और वर्षों से बनी हुई है, और आगे भी इसके बने रहने का ही अनुमान है। ये सारे प्रयास किस लिए? ये सारे प्रयास इसलिए हैं कि जो लोग पैदा हो रहे हैं उन तक भोजन पहुंच सके। हम अनकंट्रोल्ड वे में जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे तो खिलाएंगे कहां से? ये बात जरूर है कि हम लोग रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने यहाँ, हम लोग एक्सपोर्टर हैं। आज की तारीख में स्थितियां 1960-65 वाली नहीं रही हैं, चीजें बदल गई हैं। बावजूद उसके बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए चुनौतियां पैदा करेंगी। ठीक है कि आज हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन आज भी यदा कदा आपको ये सुनने में तो मिल ही जाता है ना कि भूख से कोई मर गया। यह कभी न सुनने को मिले, ऐसा होना चाहिए। तो अगली जो बड़ी समस्या पैदा होती है वो खाद्य सुरक्षा की समस्या होती है, इससे निपटना होता है। अगली चीज कि इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है, आपने बच्चे पैदा किए और बच्चे पैदा करने का परिणाम ये होगा कि आपके घर ज्यादा खर्चे हो गए, तो आपको फूडिंग पे ज्यादा खर्च करना होगा, क्लोथिंग पे ज्यादा खर्च करना होगा, मेडिकल पे ज्यादा खर्च करना होगा, स्कूलिंग पर ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर क्या होगा कि आपके यहाँ की आपकी जो अपनी सेविंग है वो सेविंग या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी या फिर अत्यंत कम हो जाएगी। और सेविंग कम होने का अर्थ क्या हुआ? जो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस रुकेगा या कम होगा या धीमा होगा, और ये धीमा होगा तो इन्वेस्टमेंट धीमा होगा, और इन्वेस्टमेंट धीमा होगा तो फिर हम गरीबी के दुष्चक्र में घुस जाएंगे। सारा चक्र यहीं से चलता है। तो बचत दर में कमी होना वह बेसिक पॉइंट बन जाता है जहां से गरीबी स्टार्ट होनी शुरू होती है, और एक बार ये चक्र जब शुरू हो गया तो ये चक्र खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो बचत दर में कमी इसका अगला असर होता है। अगली चीज भूमि संसाधन। जनसंख्या का जो सीधा असर पड़ता है वो भूमि संसाधन में कमी पर पड़ता है, और ये कमी कई तरीके से सामने आती है। जनसंख्या बढ़ेगी, उसको रहने के लिए घर चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी, उसको चलने के लिए रोड चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी, सिंगल लेन था उसको डबल करना पड़ रहा है, डबल को हमें ट्रिपल करना पड़ रहा है, ट्रिपल को हमें 4 लेन 6 लेन में करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? पहले तो ऐसे ही काम चल जाता था। सिर्फ आधुनिकीकरण ही कारण नहीं, मजबूरी है। लोग चलेंगे कहां? यातायात की समस्या आएगी, लोड बढ़ेगा उसका, लगातार सड़क पर हो रही दुर्घटनाएं देख रहे हैं,
वो दुर्घटनाओं का कारण, उसके अलावा कृषि से संबंधित जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड में एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसकी जगह वहां पे दूसरा कुछ शुरू हो जाएगा। तो कृषि जोतों का गैर कृषि कार्यों में उपयोग बढ़ जाता है और वो फिर हमें फूड सिक्योरिटी की तरफ, मतलब उसके खतरे की तरफ लेकर चला जाता है। उसके साथ साथ प्रवासन शुरू होता है, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, रोजगार खोजेगी, रोजगार खोजने में इधर से उधर जाएगी, प्रवासन शुरू होगा। माइग्रेशन का परिणाम क्या होता है? शहरों में स्लम बस्तियों का उदय, और स्लम बस्तियों का उदय का अर्थ होता है ये अपराधों की नर्सरी हुआ करती हैं, जहां से दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग पैदा होते हैं। तो एक पूरा चक्र चल पड़ता है, और ये सारा चक्र किस लिए चल पड़ता है कि जो हम, भाई जनसंख्या तो हम बढ़ा ले रहे हैं, भूमि को खींच तान के हम बढ़ा नहीं सकते, और ऐसे स्थिति में भूमि संसाधनों की कमी का एक मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट जाता है पूरे समाज पर। अगली चीज कि इसका एक बड़ा और सीधा सा असर जा रहा है पर्यावरण अपरदन पर। सीधे सीधे आज की तारीख में अगर बंदर हमारे घरों में घुसने लगे हैं, तो इसका कारण ये नहीं है कि बंदरों ने हमारा घर देख लिया है, इसका कारण ये है कि हमने बंदरों का घर छीन लिया है, और इसलिए वो अब हमारे घरों में, हमारे आंगनों में कूदने लगे हैं और हमसे छीन कर चीजें ले जाने लगे हैं। पर्यावरणीय अपरदन जनसंख्या वृद्धि का सीधा परिणाम है। एनवायरमेंटल जितना भी आप देख रहे हैं, उन सबके पीछे बेसिक चीज है जनसंख्या का बढ़ना। ऐसे में सॉइल एरोजन की समस्या, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या, डिफॉरेस्टेशन की समस्या, ये सारी समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई जनसंख्या सीधे तौर पर जिम्मेवार है। अन्य चीजें जिम्मेवार हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या डायरेक्टली इंपैक्ट करती है इन चीजों को। तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखते हुए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यदि कोई लीगली बाइंडिंग प्रोविजन किया जा सकता है तो उसे किया जाना चाहिए। यही कारण है कि राज्य की सरकारें इस पर काम कर रही हैं, और कई राज्य सरकारों ने बनाया है, कई राज्य सरकारें बनाने वाली हैं। अब हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पे, और जो अगला पॉइंट है कि भाई सरकार ने कुछ समझा, कुछ किया। जनसंख्या नियंत्रण के अब तक के सरकारी प्रयास हमारे क्या रहे हैं? तो हम विश्व के ऐसे पहले देश हैं जिन्होंने इस खतरे को पहचाना था, है ना। 1952 में हम पहली बार फैमिली प्लानिंग का बकायदा कंसेप्ट ले करके आए, और तब से हमने प्रचार प्रसार शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ परिवार नियोजन होना चाहिए। सरकार उस पर लग गई, 1952 से ही लग गई, है ना। और ये दिखाता है कि जो हमारे यहाँ अवेयरनेस है, कम से कम सरकार के लेवल पे, जनता के लेवल पे अवेयरनेस का वो लेवल नहीं पहुंचा, लेकिन सरकार के लेवल पे अवेयरनेस थी। तो हम 1952 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे उतर आए थे। ये विश्व का पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, उस पर काम हुआ। उस वक्त जो हमारी जनसंख्या की स्थिति थी, साक्षरता की स्थिति थी, सामाजिक विकास की स्थिति थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो जो परिणाम अपेक्षित थे वो परिणाम आए नहीं। वो परिणाम नहीं आए तो 1975 का आपातकाल लगा, और 1975 के आपातकाल तक की स्थिति क्या थी कि 1961 से 81 का जो कालक्रम है भारत में, वो भारत की जनसंख्या विस्फोट का कालक्रम है। 1961 से 81 का 20 साल वह कार्यक्रम है जो भारत की जनसंख्या की एनुअल ग्रोथ रेट 2.2 से ऊपर चल रही थी। तो भयंकर जनसंख्या वृद्धि थी। 1971 का जो कालक्रम है, 1971 में जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वह 6 थी। प्रति दंपति पर कपल 6 बच्चे पैदा हो रहे थे। यह भयंकर स्थिति थी। तो जब आपातकाल लगा तो आपातकाल में सरकार ने सोचा कि परसुएशन बहुत कर लिया, थोड़ा सा जबरन भी काम किया जाए।
जबरदस्ती भी काम किया जाए। तो 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, उस आपातकाल के दौरान ही 1975-76 में, है ना, 75-76 कर लें आपको, 1976 में भारत की पहली पॉपुलेशन पॉलिसी आई। पहली पॉपुलेशन पॉलिसी, ये पहली जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई, इसी पॉलिसी का नतीजा था कि हमारे एक अति उत्साही उस वक्त के कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, करता धरता थे, उन्होंने कंपल्सरी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, जबरन बंध्याकरण प्रोग्राम शुरू किया। लोगों का पकड़ पकड़ के नस कटवाया, नसबंदी करवाई। उस वक्त की जो स्थिति थी, जो अभी मैंने आपको बताया कि 1971 में टोटल फर्टिलिटी रेट पर कपल 6 थी, लोग समझाने से मान नहीं रहे थे। तो एक तरीका यह भी था जो कि उस वक्त की सरकार ने अपनाया और लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनका स्टरलाइजेशन किया गया। अब ये जो काम है, इस काम को जनता ने बड़ा बुरा माना। उसमें यहां तक हुआ, सरकार को, सरकारी जो अधिकारी थे उनको टारगेट्स दिए गए। तो यहां तक हुआ कि बूढ़ों का भी पकड़ के, या जिनकी शादी नहीं हुई है उनका भी पकड़ के बंध्याकरण कर दिया गया। तो लोकतांत्रिक रूप से भी, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करती। तो लोकतंत्र के नजरिए से भी ये खतरनाक था और जनता के लिए बेहद प्रतिक्रियावादी सिद्ध हुआ। परिणाम 1977 में चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजय झेलना पड़ा। 1977 की पराजय ने स्पष्ट कर दिया, भारत के पॉलिटिशियंस के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि बाकी किसी मुद्दे पर बात कर लो, इस मुद्दे पे बात मत करना, ये जनता का अपना मामला है। तो उसके बाद से इस फैमिली प्लानिंग शब्द को ही बदल दिया गया और फैमिली प्लानिंग की जगह इसका नाम फैमिली वेलफेयर कर दिया गया। उसके बाद से फिर एक लंबा अरसा बीता और वर्ष 2000 में हमारी जो सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी, जो एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में बनाई गई थी, वो लॉन्च हुई। और इसमें सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी में ये टारगेट रखा गया, जो शॉर्ट टर्म हमारा मिड टर्म टारगेट था, उसमें ये कहा गया कि 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पे पहुंचा दी जाएगी, ऐसा कहा सरकार ने। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, ये एक माँ, एक लैक्टेटिंग मदर जिनकी आयु 15 से लेकर के 49 मानी जाती है, 15 से 49 की आयु को रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, उसका अनुपात होता है TFR। और ऐसा माना जाता है डेमोग्राफी में कि अगर TFR प्रति महिला 2.1 है तो ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का कारक बनता है। 2 यूनिट आ रहा है और 2 यूनिट समाज से जा रहा है। पति पत्नी 2 हैं और उन्होंने 2 पैदा किए और 2 पैदा करके वो चले गए, तो एक स्टेबलाइजेशन की कंडीशन आ जाती है। 2010 में ये तय किया गया कि 2010 में हम TFR को 2.1 पे ले आएंगे। अब उसका हम आंकड़ा देंगे आपको कि वो आया कि नहीं आया। तो ये 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी आई। फिर उसके बाद से 2017 में भारत सरकार एक प्लान लेकर के आई और 2017 में भारत सरकार ने उन जिलों को चिन्हित किया बकायदा, लगभग 147 जिले हैं भारत में, जहां पर जो TFR है वो ज्यादा है, प्रजनन दर जहां पर ज्यादा है, उनको चिन्हित किया गया और चिन्हित करके और उन 147 डिस्ट्रिक्ट को ये बोला गया कि भाई जहां पर ये 147 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर TFR ये जो 2.1 है, ये रिप्लेसमेंट रेशियो कहलाता है, इतने पर आकर के प्रतिस्थापन दर हो जाती है, जनसंख्या प्रतिस्थापित होती है 2 के बदले 2।
तो स्टेबलाइजेशन हो जाता है कि जहां पर TFR 2.1 से अलार्मिंग रूप से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, वहां पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएं, जो कंट्रासेप्टिव्स हैं उनकी सुविधा दी जाए, वहां लोगों का एक्सेस पहुंचाया जाए हेल्थ सेंटर तक कायदे से, ताकि ये जो जिले हैं वहां पर TFR कम किया जा सके। तो सरकार प्रयत्नशील रही है इससे पहले भी, उस प्रयत्न का परिणाम भी हमारे सामने है। नो डाउट 2010 में ये TFR का जो हमारा टारगेट था ये पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमारा TFR 2.2 ही है, अभी वो 1 पे नहीं पहुंचा है। यानी 2010 का जो टारगेट था 11 साल बाद भी अभी अनटच्ड है, लेकिन लगभग रीचिंग है। अब हम कह सकते हैं 2.2 पे हम पहुंच गए हैं तो रीचिंग है, तो 10-11 साल बाद हमने हासिल कर लिया है उसको, हम इतना कह सकते हैं। अब प्रश्न ये कि ये सारे प्रयास सरकारी स्तर पर किए गए हैं, ये सारे प्रयास किए गए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। बावजूद उसके कुछ सरकारों ने, जो अभी आपको पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट बताए गए कुछ सरकारों के, वो 1990 के दशक से बनने शुरू हुए थे। अब फिर से कुछ सरकारों को ये चेतना जागी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाना चाहिए, और उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अब समझना होगा कि कितना जरूरी है बनाना, क्यों जरूरी, इस पर हम चर्चा कर चुके, सरकारों ने उस पर प्रयास क्या किया है अब तक, उस पर चर्चा कर चुके। अब ये समझिए कि इन प्रयासों के आईने में वास्तव में ऐसा एक्ट क्या जरूरी है, या जो एक जनसंख्या को लेकर के हैवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या वैसा ही कुछ है कि तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी है? क्या सचमुच में हमारी जनसंख्या बहुत अलार्मिंग कंडीशन से आगे बढ़ रही है? नो डाउट ये प्रेडिक्शन है कि हम कुछ दिनों में 2045 तक क्रॉस कर जाएंगे, चाइना के पॉपुलेशन को कर भी जाएंगे। तो चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे, तो अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े हैं और इस वक्त की चीजों को फॉलो कर रहे हो, तभी जो चाइना है वो अपने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस, 100वां स्थापना दिवस मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग वहां पर 100 अपना वो सेलिब्रेट। तो उसमें शी जिनपिंग ने अभी एक दावा किया है कि हमने चीन से गरीबी को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है। हो सकता है इसमें कुछ अतिरंजना हो, बावजूद उसके हमसे बेहतर तो है ना चीन, हमसे बेहतर चीन है। हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब यहां पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के समर्थक लोग हैं, वह चीन के अनुभव को बार बार सामने ले आते हैं कि चीन के अनुभव जो रहे हैं वैसा ही कुछ भारत में किए जाने की जरूरत है। चूंकि 1975-76 का जो अनुभव था वो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ, तो उसके बाद भारतीय राजनीतिज्ञों ने पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे शब्द को तो उन्होंने जुबान पे लाना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी समाज का एक तबका था जो इस बात की चर्चा करता रहा कि चीन जैसा होना चाहिए। कैसा और क्या परिणाम, इस पर आ जाएं। चीन जैसा और क्या परिणाम। चीन ने अपने यहां 79 में, यानी आपके यहां जो जबरिया पॉलिसी लागू की गई थी वो 76 की है। हम ये नहीं कहते कि हमसे देख करके उसने लागू किया, उसने अपने घरेलू परिस्थितियों के हिसाब से किया। 1979 में चीन ने, उससे पहले उसके यहां 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, और 2 चाइल्ड पॉलिसी से वो 1 चाइल्ड पॉलिसी पर आ गया चाइना। आ गया, कहा यह जाता है। अब चूंकि उसका कोई हमारे पास पुष्ट आधार नहीं है कि हम कहें, लेकिन तानाशाही देश है,
कम्युनिस्ट कंट्री है, कहा यह जाता था कि दूसरा बच्चा हुआ तो जिस तरह कुत्ते को पकड़ के नगर पालिका वाले ले जाते हैं वैसे ही सरकार पकड़ के ले जाती थी, मार देती थी, वगैरह वगैरह जो हो। चीन में जबरिया ये चीज लागू की गई और लागू किए जाने का परिणाम ये हुआ कि वन चाइना पॉलिसी ने चीन के पॉपुलेशन को बड़ी तेजी से कंट्रोल किया। और यही एग्जाम्पल बार बार भारत में भी दिया जाता है कि जिस तरह से चीन ने प्रयास किए जबरिया कानून, वन चाइल्ड पॉलिसी लगाकर, उस तरह का हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और कानून बना के जब इसे हम कंपल्सन में ले आएंगे तभी लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, कहने वाले यहां तक कहते हैं। अब समझिए, चीन चीन है, वो भारत नहीं है, और भारत भारत है, ये चीन नहीं है। चीन की जनता को अपने सरकार के प्रति अगर कोई असंतोष भी है तो उसे बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। और अगर निकाले तो फिर आप कहां जाएंगे, आपकी कोई खोज खबर नहीं लगेगी। जैकमा जैसे आदमी को चुप हो करके इस वक्त गार्डनिंग करनी पड़ रही है, बैठ करके अपने बगीचे में बैठ करके खोदते रहते हैं खुरपी से। तो आम जनता की चाइना में क्या कंडीशन होगी आप समझिए। एक माँ से उसका बच्चा जबरदस्ती छीन लिया जाता है तो माँ पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, और वह प्रतिक्रिया चीन के नागरिक की कैसी होगी और भारत के नागरिक की कैसी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। एक जबरिया कोशिश 1976 में की थी कांग्रेस सरकार ने, बुरी तरह से बेदखल होकर के आउट होना पड़ा था भारत से, सत्ता से आउट होना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में जो चीन की जनसंख्या की पॉलिसी है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री की, तानाशाही कंट्री की पॉलिसी है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक नागरिक एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए इस तरह की बात, दूसरों की देखा देखी, हमारे यहां भी वो चीज उसी फॉर्मेट में लागू हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि चीन ने ये पॉलिसी लागू करके अपनी जनसंख्या तो कंट्रोल कर ली, लेकिन जनसंख्या के कंट्रोल करने के बाद स्थितियां ये हुई कि उनके यहां जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका दायरा सिमटने लगा और बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वर्किंग पॉपुलेशन घटने लगी। मजबूरन उनको ये समझ में आ गया कि हमने जो किया था ये गलत था। परिणाम क्या हुआ कि 2015 में ही चाइना को अपनी गलती महसूस हो गई और 2015 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके टू चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया। बाद में लगा कि टू चाइल्ड पॉलिसी से भी काम नहीं चल रहा है, तो अभी 2021 में अभी ये घोषणा हुई है, अगर आपने इसको देखा समझाओ तो 2021 में चाइना ने कहा है कि अब 2 नहीं 3 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया है चाइना कि 2 नहीं 3 पैदा करो। क्यों? क्योंकि काम करने वाले लोग ही नहीं है, सब बूढ़े लोग बचे हुए हैं, कहां से खिलाएंगे हम, काम नहीं करेंगे तो। और ये सब कुछ हुआ बड़ी तेजी से हुआ, उसने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल बड़ी तेजी से किया, तो बड़ी खुशी की बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया। और आप 80 में शुरू हो रहे हैं समझिए, और 2015 में आपको रिवर्स लेना पड़ रहा है अपनी गाड़ी को। तो कोई जरूरी है कि हम गलती करें तभी सीखें। एक बार तो हम भी 1976 में सीख ही चुके हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम गलती करें और तब सीखें, दूसरों की गलती से भी तो सीख लेनी चाहिए। तो उसको रिवर्स पे आना पड़ा, और आप जब जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न तो रहेगा ना। अब आते हैं अगली चीज पर कि क्या सचमुच में ये जरूरी ही है, जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई भारत में बड़ा खतरनाक कंडीशन हो गई है जनसंख्या की, कितना जरूरी है।
तो इसे कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ आंकड़ों के आधार पर हम समझेंगे कितना जरूरी। तो ध्यान दें कि कितना देर का हो गया कि कितना जरूरी यह बात हम समझें, इसके कुछ आधार हैं हमारे पास कि क्या सचमुच में जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे तो ही होगा जैसा कि कहा जा रहा है। तो ध्यान से समझें, जनसंख्या के संदर्भ में डेमोग्राफी के अध्ययन के लिए 3 थ्योरीज आती हैं। एक है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बाय मार्शल, दूसरा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रैंक नोटेंसमिन का, थॉमसन का, और तीसरा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो डेविड ब्लूम का है। ये 3 थ्योरीज आती हैं। थ्योरी ऑफ जो माल्थस की पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी थी वो इस वक्त आउटडेटेड थ्योरी है, उसकी जो स्थापनाएं थी वो छूट गई, वो गलत सिद्ध हो चुकी हैं। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये परीक्षित एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ है जो आपको बताया जा रहा है। कोई जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। आप अपने हेल्थ, अपने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, अपने समाज के तकनीकी विकास पर बल दीजिए, देश का आर्थिक विकास करिए। जब ये आप करिएगा तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो काम आप कर रहे हो कि किसी के बेडरूम पर पहरे बिठा रहे हो, वो करने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की मूल संकल्पना ये है कि जैसे जैसे समाज का तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता जाता है और जैसे जैसे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होता जाता है, जनसंख्या स्वमेव नियंत्रित होती चली जाती है। और ऐसा हर देश में होता है, एक फिक्स टेन्योर है, होना ही होना है, ये रुकता नहीं है। और हमारे पास हमारी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। 1971 जो था वो 1971 हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे पीक था, जिस वक्त हमारे यहाँ 2.24 पर एनम ग्रोथ रेट जो हमारी थी पॉपुलेशन की, वो 2.24 थी 1971 में। 1981 में 2.14 आ गई, 1991 में 1981 में 2.20 आ गई, 1991 में 2.14 आई, 2001 में 1.97 आई, 2011 में 1.64 आई। तो 1971 जो पिक है हमारा, ध्यान दें, ये आप देखिए कि भारत थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के रूट को फॉलो कर रहा है। बोलिए उन लोगों को, ये हमारे यहाँ 1971 जो समय है वह भारत में जनसंख्या का पीक है और वह पीक है 2.24। फिर ये घटा, अगले दशक में हुआ 2.20, फिर उसके बाद अगले दशक में घटा और ये घट करके हुआ 2.14, फिर उसके बाद अगले दशक में घटा और घट करके हुआ 1.97, फिर उसके बाद ये अगले दशक में घटा और ये आपका करंट है 1.64। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको ये दिखा रहा है कि आपके देश की जनसंख्या ऑलरेडी 3rd स्टेज ऑफ ट्रांजिशन के पिक पर है। अब हम 4th स्टेज में घुसने वाले हैं। तो क्यों हाय तौबा मचा रहे हो भाई? नेचुरली हो रही हैं चीजें।
हमें अलग से कोई कानून बनाकर करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हो रही हैं। देखिए आपके सामने डेटा है, आप किसी किताब से उठा करके भारत सरकार के सेंसस को जाकर के देखिए, जो डेटा दिया गया है मिलाइए, और ये डेटा आपके पीक लेवल से घटते हुए क्रम में है, हर दशक में घटा है। हल्ला क्यों कर रहे हो? अगली चीज कि जिन राज्यों ने अपने यहां कानून बनाया, जरा उनकी हालत देख लें कि भाई जिन राज्यों ने कानून बनाया है, क्या उनके यहां पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जहां लगा है, क्या वहां कुछ ज्यादा हो गया है क्या? अगर इन लोगों ने किया तो भी हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं कि जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट ऑलरेडी जिन स्टेट्स में लागू हुआ है, अगर उस स्टेट्स ने इसको लागू करके पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है तो ठीक है, बाकी में भी हम रिकमेंड करेंगे लागू करो। अब देखिए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू हुआ उसके बारे में आपको बताया गया। अब एक कमाल की चीज देखिए, अभी असम की सरकार ने कहा कि हम अपने यहां लागू करेंगे, फिर यूपी की सरकार ने कहा, फिर हमने भी कहा। हमारी बात और यूपी की बात थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है। यूपी का जो TFR है वो 2.1 से ऊपर है ना, 2.5 के आसपास है, और हम लोग बिहार जो है टॉप है, 3 के आसपास का TFR हमारा है। तो भाई हम जब कहें कि पॉपुलेशन कंट्रोल हम करना चाहते हैं तो थोड़ी बात समझ में आती है। असम ने कहा कि हम भी करेंगे। जानते हैं उसका TFR कितना है? अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आई है, उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के हिसाब से असम का 2019-20 में TFR 1.9 है, और वो कह रहा है कि हम भी लागू करेंगे। अरे भाई, बिहार कहे कि लागू करेंगे तो बात समझ में आती है। अब असम भी कह रहा है कि लागू करेंगे, जबकि उसके यहां टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से 2 पॉइंट नीचे चली गई, 1.9 हो गई है। क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने आपको बताया कि कल का हेमंत बिश्व शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर बैठक करी है कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है मुस्लिम समुदाय की गरीबी को दूर करने के लिए। हम उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन पहले उन राज्यों को चेक कर लें जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू किया। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू करके उन्होंने कंट्रोल कर लिया? तो अब देखिए, जो राज्य आपको दिए गए थे उन राज्यों को हम 2 वर्गों में बांट लेते हैं। एक तरफ विकसित राज्य जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एक गुट इनका बना लीजिए आप। भाई ये तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य हैं। इसमें हाँ, तेलंगाना को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना थोड़ा सा गरीब में गिना जाता है। गुजरात का सिर्फ एक 2.2 है, बाकी दोनों का 2.1 के नीचे है। गुजरात भी नेशनल हमारा एवरेज है वहां पे पहुंच चुका है, 2.2 इसका TFR है, बाकी लोगों का नीचे है। अब जो बाकी बचे उसमें कौन कौन से बच जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, ये लोग हैं जिन्होंने लागू किया हुआ है ऑलरेडी अपने यहां, और लागू करने के बावजूद ये लोग इस नेशनल जो हमारा एक टारगेट है, ये तो इसके बिलो गए हैं, लेकिन ये लोग इसके एबव बने हुए हैं। ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा जैसे लोग, ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू करने के बावजूद TFR 2.1 हासिल नहीं कर पाए। तो ये आंकड़ा हमें क्या कह रहा है कि TFR 2.1 पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू करके हासिल नहीं किया जाता। समझिए, ये आंकड़ा हमें बता रहा है कि TFR 2.1 हासिल होगा जब आप अपने सामाजिक आर्थिक जो संकेतक हैं आपने उसको विकसित करना है। आपका हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
इनको जब आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये 2.1 के नीचे जाओगे, और नहीं करोगे तो सिर्फ कानून बनाकर तुम 2.1 के नीचे नहीं जा सकते। ये अनुभव है, ये अनुभव आपके सामने है जिन लोगों ने लागू किया उनका। अगली चीज, इस संपूर्ण प्रोसेस का जो टारगेट है सो कॉल्ड मुसलमान। कहा यह जाता है, एक वर्ग है, एक तबका है जो ये कहता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मुझे भी इससे इनकार नहीं है, मैं भी ये मानता हूं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और आंकड़े को भी इससे इनकार नहीं है। आमतौर पे जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो अब कल तो हेमंत बिश्व शर्मा ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वह जो जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा वह किसको लक्षित है। बैठक करी है उन्होंने, और यह स्टेटमेंट है, मैं बार बार दे चुका, नहीं दूंगा, उन्होंने कह दिया है। तो जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो उस जनसंख्या नियंत्रण कानून में टारगेट मुस्लिम समुदाय बनता है। क्यों बनता है ये समझें। तो जो 2011 की जनगणना थी, इस जनगणना ने ये हमें बताया कि देश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट रिलीजन वाइज रही, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मुसलमानों की है। डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट जो बताई गई, वो डिकेडल ग्रोथ रेट मुसलमानों की जो है वो भारत में सबसे ज्यादा 24.6% की रही। और इसलिए इनमें ये रोका जाना जरूरी है। ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कई लोग इसको कई अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, पंचर बनाएगा तो पंचर साटेगा वगैरह वगैरह, इस तरह से कहा जाता है। और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि मुसलमानों की डिकेडल ग्रोथ रेट बाकी जो रिलीजियस हमारे समुदाय हैं उनसे ज्यादा है। लेकिन यह सच्चाई का सिर्फ एक पक्ष है, बाकी पक्ष को सामने नहीं आने दिया जाता। सच्चाई का एक और पक्ष है जिसे हमें ध्यान देना होगा। मुस्लिम समुदाय भारत का ऐसा समुदाय है जिसने अपने डिकेडल ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा तेजी से सुधार किया है और लगातार कर रहा है। अब ध्यान दें, जो डिकेडल ग्रोथ रेट में सुधार है उसको समझ लें। इसके लंबे चौड़े आंकड़े मैं दे सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं उतने लंबे चौड़े आंकड़े मैं दूंगा नहीं। मैं सिर्फ आपको 2-3 आंकड़े तथ्य के हिसाब से दूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जो डिकेडल ग्रोथ रेट में गिरावट का आंकड़ा है, सिर्फ अगर हम 2001-2011 का आंकड़ा लें कि 2001 से 2011 के बीच जो एक दशक में किस समुदाय ने, यह है कि किस समुदाय का डिकेडल ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब दूसरा आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि किस समुदाय ने अपने डिकेडल ग्रोथ रेट को कितना डाउन किया। और ये 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम समुदाय ने अपने डिकेडल ग्रोथ रेट को 4.9% डाउन किया है। 2001 की तुलना में मुस्लिम समुदाय की डिकेडल ग्रोथ रेट भारत में सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा किसी ने डाउन नहीं किया है, 4.9। हिंदू ने कितना किया? इसी अवधि के दौरान 2001-11 की अवधि के दौरान हिंदुओं ने अपना डिकेडल ग्रोथ रेट जो डाउन किया था वह था 3.1% ओनली। तो पॉपुलेशन कंट्रोल कौन ज्यादा कर रहा है, इसका डेटा है ये। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है वो अलग चीज है, डिकेडल ग्रोथ रेट ओवरऑल कितना ज्यादा है वो एक अलग चीज है। वहां पर मुसलमान अपराधी बनकर खड़ा है, लेकिन यहां पर सुधार में वो कौन आगे है दिख रहा है। किसने सबसे ज्यादा कम किया, मुसलमान ने कि हिंदू ने?
अब एक आंकड़ा और, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका जो आंकड़ा है TFR का, टोटल फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अपना राउंड वाइज वो अपना करता रहता है, और राउंड वाइज वो बाकी आंकड़े आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैं उतना विस्तार से नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहां पर वो चीजें मैं दिखा रहा हूं कि जो NFS है, NFSS 3 कंडक्ट हुआ था 2005-6 में, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 कंडक्ट हुआ था 2015-16 में, 10 साल, ये भी 10 साल का आंकड़ा था आपका, ठीक है, और ये आगे के 10 साल का आंकड़ा है, उसके आगे का, यानी कि 2005-6 कंपैरिजन में 2015-16 ये आंकड़ा है आपके पास, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और ये 4। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में जो TFR का आंकड़ा है, ये है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा है, मुसलमानों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था ये था 3.40, यानी बिहार के बराबर पहले, अब हम लोग भी थोड़े कम हो गए हैं ना, 3.40 का, यानी एक मुसलमान महिला 3.5 बच्चे कम से कम अपने एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में पैदा कर रही थी। 2015-16 में जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ, इसमें ये आंकड़ा घट के हो गया 2.61, लगभग 80 अंकों की गिरावट है ये। इसके पैरेलल जो लोग ब्लेम करते हैं, ये आपका मुस्लिम हिंदुओं का आंकड़ा देख लें, 2.59 ये हमारा TFR था 2005-6 में, 2.59। 10 साल में हमने कितना इंप्रूव किया, 2.13। अन्य आंकड़े भी हैं, और कमाल का एक आंकड़ा इसमें यह है कि ईसाइयों का TFR बढ़ा है, बाकी सबका घटा है, ईसाइयों का बढ़ा है। तो ईसाइयों में TFR बढ़ने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है ना, एक रीजन वो भी हो सकता है, इसीलिए ईसाइयों को हम छांट देते हैं। बाकी सबका TFR घटा है, सभी समुदायों का घटा है, ईसाइयों को छोड़ करके। सबसे ज्यादा किसका घटा है? अगले 10 साल, ये पिछला 10 साल था, ये अगला 10 साल है, घटा किसका सबसे ज्यादा है? ये लगभग 80 अंकों की गिरावट है, निकालेंगे आप तो 10 साल में। 3.40 से 2.61 पे पहुंचा है मुसलमान समुदाय। 3.4 बच्चे पैदा करने की जगह एक मुस्लिम महिला अपने संपूर्ण रिप्रोडक्टिव पीरियड में 2.6 बच्चे पैदा कर रही है। तो जो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, यह बात सच है कि मुसलमान जो आबादी है उसमें शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, कुछ धार्मिक रूढ़िवाद भी है, कुछ धार्मिक जिद्दीपन, हठपन भी है, उसके जरिए कुछ चीजें हैं खराब, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि समस्त समुदाय खराब है और समस्त समुदाय सुधारों के प्रति आग्रहशील नहीं है। मैंने आपको आंकड़ा देके बता दिया है कि ये समुदाय डिकेडल ग्रोथ रेट के आधार पर या टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पर, ये समुदाय भी जिसके 10-12 बच्चे हैं, समझिए, आप कहते हो कि पंचर साटेगा, तो क्या किसी बाप को अपने बेटे से पंचर सटवा के अच्छा लगता होगा? उनको भी ये बात समझ में आ रही है, अब वो भी अपनी शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि ये इससे ज्यादा बच्चे होंगे तो हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो वो आंकड़ों में उभर के आता है। दिक्कत क्या है कि आंकड़ा का एक पक्ष पेश किया जाता है जो सपोर्ट करता है आपके तर्क को, दूसरा पक्ष नहीं पेश किया जाता, ये स्थिति है। अगली चीज कि 1994 में भारत सरकार ने यूएन का एक जो रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन पे सिग्नेचर किया 1994 में। ये रेजोल्यूशन कहलाता है
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिक्लेरेशन, इस पर भारत सरकार सिग्नेटरी है। पॉपुलेशन डिक्लेरेशन सीधा हम लिख रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्लेरेशन ये यूएन का एक डिक्लेरेशन है जिसका भारत सिग्नेटरी है, और उसमें सिग्नेचर करके भारत ने ये कहा है, ध्यान से समझिएगा, कि बच्चे पैदा करना दंपत्ति का अधिकार है और भारत इस अधिकार का सम्मान करेगा। दो बच्चों के बीच कितना अंतर रखना है ये दंपत्ति तय करेंगे, न कि भारत सरकार। अगली चीज कि दिसंबर 2020 में, चूंकि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करने वाले लोग हैं, ये लोग संसद में भी घुस गए, राज्यसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए, लोकसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए। उसके बाद से कुछ लोग, जिसमें अश्विनी कुमार उपाध्याय वगैरह हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल बनाए केंद्र सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे मांगा कि भाई आप अपना व्यू दीजिए केंद्र सरकार से, और ये 2-4 साल पहले का नहीं है, ये दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया, है ना। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया, एफिडेविट लगाया, और एफिडेविट लगा के क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। एफिडेविट लगा के कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून बनाने की मंशा हमारी नहीं है, हम ये कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे ये भी बताया। उसने कहा कि लोक स्वास्थ्य, हलफनामे में कहा है केंद्र सरकार ने कि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। ये केंद्र सरकार का स्टैंड है, और ये स्टैंड कभी 2-4 साल पहले का नहीं है, अभी दिसंबर 2020 का स्टैंड है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये खुद कहा है कि ये स्वैच्छिक है और परिवार के आकार का फैसला कपल लेगा, सरकार नहीं। ये बात केंद्र सरकार ने एफिडेविट लगा के सुप्रीम कोर्ट में कही है। अगली चीज कि जो आपको चर्चा की गई थी कि टीएफआर हमारा 2.1 होना चाहिए, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि कंडक्ट हुआ है और दिसंबर में उसकी रिपोर्ट आई है, दिसंबर 2020 में, 2019-20 का जो डेटा है हमारे पास, तो उसमें कुल मिला के 22 राज्य शामिल थे, और 22 में से 3 को छोड़कर, वो 3 कौन कौन, तो मिजोरम, मेघालय और हम बिहार, इन 3 को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने जो सर्वे में शामिल थे, उन्होंने टीएफआर का 2.1 का लेवल हासिल कर लिया है। तो 22 में मतलब 19 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि टीएफआर का 2.1 का रेशियो हासिल कर लिया है, और कुछ इससे नीचे चले गए हैं। स्थिति क्या है आज की तारीख में कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को मिला लें और 5 को मिला लें, दोनों को मिला लें, तो आज की तारीख में 22 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने टीएफआर का लेवल 2.1 या बिलो वो चले गए हैं, हासिल कर लिया है। कुछ राज्य जहां पर ये हम जैसे राज्य हैं, हम लोग थोड़े ऊर्जावान ज्यादा होते हैं बिहारी लोग, तो ये हमने रोका हुआ है, हमारी सबसे ज्यादा है। तो ध्यान दे, जहां पर ज्यादा है वो कौन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, यहां पर ज्यादा है। कहां पर ज्यादा है, फिर मैं कहूंगा कहां पर ज्यादा है, जहां विकास कम है। विकास जहां बेहतर है वहां पर टीएफआर भी बेहतर हो गई है, जहां पर विकास पीछे है वहां पर टीएफआर भी पीछे है। तो ऑलरेडी जो स्टैंड है, और उसमें भी खास बात है, ध्यान दें कि उसमें भी खास बात है कि नो डाउट
बिहार का रिकॉर्ड सबसे खराब है, TFR हमारा 3 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहारी सचेत नहीं है, सजग नहीं है। उसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह बात कही है कि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स स्टेट वाइज जो रैंकिंग दी गई है, उस रैंकिंग में पहले नंबर पर गोवा है और दूसरे नंबर पर बिहार है। तो कर हम भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जो हमारी विकास दर है, जो जनसंख्या की, वो कंट्रोल में ही है। जबरदस्ती का हाय तौबा मचा करके, जबरदस्ती का आतंक खड़ा करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ऑलरेडी जो उचित था वो हो रहा है और वो आगे भी होगा यदि सामाजिक आर्थिक विकास का समानुपातिक क्रम हम चला लेते हैं। तो अगली चीज कि इन सभी कानूनों में आपने देखा कि ये सभी कानून क्या कह रहे हैं, चुनाव लड़ने से वंचित करना। सोचिए, चुनाव लड़ने से वंचित करने के लिए, डिस्क्वालीफाई होने के लिए कुछ अनिवार्यताएं हमारे संविधान ने तय की हैं कि आप मानसिक दिवालिया हो, आप अपराध घोषित हो आप पर, वगैरह वगैरह। अब ये कौन सा अपराध है भाई? एक बच्चा अगर ज्यादा पैदा कर लिया तो ये आपराधिक कृत्य हो गया, और उस आपराधिक कृत्य के आधार पर हमारे एक संवैधानिक अधिकार को ध्यान दें कि भारत में मत देना और मत पाना, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला हुआ है। मत लेने का अधिकार भी हमको है और मत देने का अधिकार भी है, और इस अधिकार को आप छीन रहे हैं। अगर हमने किसी का गला काटा होता और छीनते तो बात थी, किस लिए छीन रहे हो भाई? क्या तमाशा कर रहे हो? एक बच्चा ज्यादा पैदा कर लिया तो आप कहोगे कि तुम अब एलिजिबल नहीं रहे। ये संवैधानिक अधिकारों पर सीधा अतिक्रमण है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगली चीज कि जहां पर लागू किए गए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, उनका अगर अनुभव हम देखें तो उन राज्यों में जानते हैं क्या हुआ है? लोगों ने चयनात्मक परिवार नियोजन अपनाया। चयनात्मक परिवार नियोजन क्या होता है? लिंग की जांच कराओ, पता चले बेटी है मार दो, बेटा है पैदा करो। भ्रूण हत्या बढ़ गई। इवन वहां पर असुरक्षित गर्भपात, तलाक के मामले बढ़ गए। लोग अपने बच्चे दूसरे को गोद देने लगे। सामाजिक व्यवस्था में व्यतिक्रम आ जाएगा, और वो आया है। तो अनुभव, एक आपका जो प्रावधान है वह प्रावधान समाज को उसके व्यवस्था में डिस्टरबेंस लेके आ रहा है। अगली चीज कि जनसंख्या के नाम पर आप कहते हो कि आपको तमाम, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते होंगे, तमाम ऐसे आपको मिलते होंगे कि ये देखिए एक गाड़ी है जिस पर कि एक मुस्लिम परिवार बैठा है, 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे, और फिर वो दिखाते हैं कि राशन के लिए जा रहा है और हमारे टैक्स पे जा रहा है। मतलब हमारे मतलब किसके समझ रहे हैं आप? इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें दी जाती हैं, समझिए आप कह क्या रहे हैं कि हम सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे, सरकारी नौकरी से वंचित कर देंगे। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? अगर 2 से 3 बच्चा पैदा कर लिया तो ये हमारी प्राइवेसी कोई चीज नहीं है क्या? हमने बच्चे पैदा कर लिए और इस आधार पे आप हमें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दोगे। आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 सरकार पर ये आरोपित करता है दायित्व कि जो वंचित तबका है उसके लिए काम करो, जो काम की जरूरत है उसको काम दो, जिसको लोक सहायता की जरूरत है उसको लोक सहायता दो, जिसको पोषाहार की जरूरत है उसको पोषाहार दो। ये आर्टिकल 41, 45, 46, 47 ये सरकारों पर दायित्व आरोपित करता है, और आप इस संवैधानिक दायित्व से अलग जा करके और कह ये रहे हो कि हम तुमको वंचित कर देंगे इन चीजों से, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि देश का समावेशी विकास भी चाहते हैं। कैसे समावेशन होगा? समावेशन का तरीका ये होगा कि जिनको मिल रहा है उनका काट दो, और तब तुम कहेगो कि हाशिया पे बैठे जो लोग हैं उनको हम ले आ रहे हैं मुख्य धारा में। कैसे लेके आओगे?
ये पूरा जो वो है सिस्टम है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल, ध्यान दें, पॉपुलेशन कंट्रोल बुरा नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट बना करके इसे लागू किया जाना और इसे बाध्यकारी बनाया जाना, ये कहीं से भी रेशनल नहीं है, रीजनेबल नहीं है। क्यों? समझिए, 1971 की जनगणना के आधार पर भी लोकसभा विधानसभा की सीटें रहेंगी, आगे तक रहेंगी, 2026 तक। दंडित कौन किया गया? राज्य की सरकारें। समझिए इस चीज को कि ये कानून क्या कहता है कि 1971 की जनगणना पर ही लोकसभा की सीटें रहेंगी, विधानसभा की सीटें रहेंगी, नहीं बढ़ाई जाएंगी, जबकि संविधान कहता है कि प्रत्येक जनगणना पे डिलिमिटेशन होना चाहिए। हमने किसको दंडित किया? राज्य सरकारों को। लोक स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य सरकारों का। फैमिली नियोजन किसका विषय है? राज्य सरकारों का। फैमिली नियोजन नहीं हो पाया, कौन जिम्मेवार? राज्य सरकार। और उसका खामियाजा भुगते आम इंसान। गलती भी आपने ही की और सजा भी आप ही दोगे। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अगर फैमिली प्लानिंग नहीं काम कर पाई आपके राज्य में, तो ये गलती किसकी? राज्य सरकार की। और कानून बनाएगी राज्य सरकार और कहेगी कि नहीं, तुमको ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। टोटली रॉन्ग वे है ये, कहीं से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी कहती है कि आप सामाजिक विकास करो, तकनीकी विकास करो, सांस्कृतिक विकास करो। जैसे जैसे ये विकास होता जाएगा, अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल होता जाएगा, और वो कंट्रोल होता जा रहा है। मैंने आपको आंकड़ा देके समझाया है, वो हो रहा है। हो रहा है तो जबरदस्ती से आप कानून बना करके और एक जो आतंक का भाव क्रिएट कर रहे हो समाज में, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब किस चीज का बनता है? तो जो चीजें चल रही हैं बेटर वे में, जो हमें बेटर रिजल्ट भी दे रही हैं, उन बेटर रिजल्ट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अर्थात जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करो, आप वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करो, बेहतर एजुकेशन के लिए काम करो, कॉन्ट्रासेप्टिव सब तक पहुंचे, और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सलाहें, उनका एक्सेस सब तक पहुंचे, इस पर काम करो। तेज आर्थिक विकास करो, लोगों को रोजगार बनाओ, महिला को कामकाजी बनाओ, अपने आप हो जाएगा। जबरदस्ती से कानून बना करके और आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, हम सबको ध्यान रखना होगा कि किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमारा बेडरूम भी मॉनिटर करे, ये अधिकार उसे नहीं दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।